जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना। जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना। जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पेपर है वो नेट जेआरएफ का दिसंबर महीने का 2013 का पेपर है। ये आप जैसे देख रहे हैं कि 2010 से हमने शुरुआत की थी। 2010 का हम लोगों ने दिसंबर और जून का मंथ का पेपर क्लियर किया, फिर हम लोगों ने 2011 का, फिर 12 का, और अब बारी है 2013 के। और इसी तरीके से हम 2021 तक सारे पीवाईक्यू डे बाय डे एक एक करके सारे प्रश्न करते चले जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी में एक नई धार आ जाएगी। तो चलिए पहला प्रश्न का उत्तर देना है आपको। तो जो आपका पहला प्रश्न है वो है आपका, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? अवधी, ब्रज, बुंदेली या फिर कन्नौजी। तो इसे पूछा गया है पश्चिमी हिंदी के वर्ग में नहीं आती है, तो कौन सी नहीं आती है? आपको मैंने एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद भी कराया था कि अवधी, बुंदेली और ब्रज, तो अगर पूर्वी भाषा होगी तो वो होगी ए, बी और सी। कैसे? अवधी से ए से अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। तो इसमें अवधी और पूछा गया पश्चिमी हिंदी वर्ग में नहीं आती, तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट है। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं तथा 18 बोलियां हैं, जो कि इस प्रकार हैं। हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां दी गई हैं, देख लेते हैं। पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली जिसको कौरवी के नाम से भी बोला जाता है, ब्रज, हरियाणवी, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी, ये भाषाएं पश्चिमी हिंदी वर्ग में आती हैं। फिर पूर्वी हिंदी में जैसे कि आपको बताया ABC, इसका शॉर्ट ट्रिक है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। लेकिन कभी हो सकता है एग्जाम में आपसे इस बार ये पूछ लिया जाए कि पश्चिमी राजधानी कौन सी है, मारवाड़ी है, जयपुरी है, मेवाती है या मालवी। तो इसको आपको याद कर लेना है। मारवाड़ी को कहते हैं पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी है, उत्तरी राजस्थानी मेवाती है और दक्षिणी राजस्थानी आपकी मालवी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका फिर बिहारी हिंदी, मगही, मैथिली, भोजपुरी और खस या पहाड़ी में आती है गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य, तालव्य, दंत या ओष्ठ है? आप अपने मन में उत्तर दीजिए और स्वयं आकलन कीजिए। मैं हर बार आपसे यही कहती हूँ कि आपका स्वयं का मूल्यांकन बहुत आवश्यक है, क्योंकि आंसर तो आपको पता चलना ही है लास्ट में, क्योंकि ये एग्ज़ाम नहीं है। एग्ज़ाम का एक तरीके से आप इसको मॉक टेस्ट के रूप में देखिए कि आपको आधे घंटे में या जितने मिनट का भी ये वीडियो है उसमें आपको कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। जितनी जल्दी करेंगे, जितना आपके पास में आपके क्वेश्चन सही होंगे, उतना ही आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो मानी जाएगी। तो शाह ध्वनि का उच्चारण बताइए, मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत है या फिर ओष्ठ है? आप बोल के देखिए। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, उसको जरूर जाके देख लीजिए। तो कभी भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तालव्य। शाह का उच्चारण स्थान तालव्य, शाह का मूर्धन्य तथा सा का उच्चारण स्थान दंत है। बहुत ही अच्छी व्याख्या दी गई है। शाह का उच्चारण स्थान तालव्य, बाकी जो शाह 3 तरीके के शाह होते हैं का मूर्धन्य है तथा सा का उच्चारण दंत है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 बहुत ही आसान प्रश्न है। अर्धकथानक किस भाषा की रचना है? और ये रचना किसकी है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अर्धकथानक, और ये कौन सी विधा के अंतर्गत आती है और किसने लिखी है? किस भाषा की रचना पूछी गई है इसमें? अवधी है, ब्रज है, बुंदेली है या फिर राजस्थानी? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्रज भाषा। इसमें तो आपको पता ही चल जाएगा। खैर चलिए कोई बात नहीं, व्याख्या हम सहित व्याख्या के साथ में विश्लेषण कर रहे हैं ताकि आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से हो जाए। अर्धकथानक में रचित बनारसी दास जैन की आत्मकथा है। यह हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। इसकी भाषा ब्रज है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? बहुत ही आसान प्रश्न। अगर इसका उत्तर भी आपको नहीं आता है तो आप नेट जेआरएफ का पेपर देने जा रहे हैं या फिर आप क्लास 3 का पेपर देने जा रहे हैं, आपको ये पता ही होना चाहिए। रचनाएं और उनके जो कवि हैं उनका नाम तो आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए, क्योंकि
पहले भी मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि 40% आपके मस्तिष्क पटल पर ये चीज़ें छपी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल का जो प्रश्न पत्र है, जैसे अभी मैं तो 2013 का करवा रही हूँ, फिर 2014, 15 ऐसे ही आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा और आपको उसके अंदर की, जैसे मान लीजिए कोई पंक्ति दी गई है, उसके माध्यम से आपको पूछा जाएगा कि इस पंक्ति का भावार्थ क्या है। तो वो दिन दूर नहीं कि आपका जब ये भावार्थ भी पूछा जाने लगेगा। और नेट जेआरएफ के पेपर में अभी तक शुक्र मनाइए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जिस दिन से नेगेटिव मार्किंग हो गई उस दिन से आपका ये पेपर बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो जब तक गवर्नमेंट इसको उसमें करती है, आयोग इसको नेगेटिव मार्किंग में शामिल कर लेता है, उससे पहले है कि आप अपना जेआरएफ क्वालिफाई करिए। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? पुष्पदंत, रोड़ा कवि, ठाकुर ज्योतिषर या फिर दामोदर शर्मा। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दामोदर शर्मा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दामोदर शर्मा द्वारा रचित उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी में रचित एक व्याकरण ग्रंथ है। महापुराण, ऋणय कुमार चरयू तथा जसहर चरयू ये सभी रचनाएं पुष्पदंत की हैं। राउलवेल यह चंपू काव्य कवि रोड़ा की प्रसिद्ध कवि कृति है। वर्ण रत्नाकर 14वीं शती में लिखी गई थी, जिसके जो रचनाकार हैं वो है ज्योतिषर ठाकुर, जो मैथिली भाषा की प्राचीनतम कृति है। यह एक शब्दकोश ग्रंथ है। कौन सा? वर्ण रत्नाकर, क्योंकि नाम से ही प्रतीत होता है, तो ये एक शब्दकोश की श्रेणी में है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, ये किससे लिया गया है? श्रद्धा से, आशा से, लज्जा से या आनंद से? तो ये किसके द्वारा रचित है? ये आपके जयशंकर प्रसाद की कृति है, कामायनी, उसके द्वारा ये पंक्तियाँ ली गई हैं। तो ये किस सर्ग से ली गई हैं? श्रद्धा से, आशा से, लज्जा से या फिर आनंद से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लज्जा से। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। इस पंक्ति को जयशंकर प्रसाद की भाषा कृति कामायनी के 6वें सर्ग लज्जा से लिया गया है। कामायनी 1935 में इसमें कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। प्रश्न नंबर 6 आपका आता है। सुनेही कथा कौन निर्गुण की, रचि पचि बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रगट दखियत, तुम धृन की ओट दुरावत। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? सूरदास की हैं, नंददास की हैं, कृष्णदास की हैं या फिर परमानंद दास की हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सूरदास। सुनिही कथा कौन ओट दुरावत पंक्तियाँ भक्तिमाल के कवि, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तथा वात्सल्य सम्राट सूरदास जी की हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय क्या है? कई बार आपने पढ़ा भी होगा। इस्लाम दर्शन है, प्रेमाख्यान है, लोक संस्कृति है या फिर युगबोध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इस्लाम दर्शन। आखिरी कलाम जायसी की रचना है। इसमें बाबर की प्रशंसा के साथ, ये एक बार ये भी प्रश्न बन चुका है कि आखिरी कलाम में किस शासक की प्रशंसा की गई है। 4 ऑप्शन दे दिए गए थे, हुमायूं, अकबर, बाबर, औरंगजेब। तो आपको इसका सही उत्तर आपको लगाना था। तो आखिरी कलाम जायसी की रचना है। इसमें बाबर की प्रशंसा के साथ कयामत इस्लाम दर्शन का वर्णन किया गया है, जिसमें फारसी अक्षरों का प्रयोग किया गया है। इनकी अन्य रचना है पद्मावत, जो कि 1540 में आई थी, अखरावट, चित्ररेखा और मसलनामा। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर आपका 8 आता है। तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल क्या है? भोपाल है, दिल्ली है, लखनऊ है या फिर अहमदाबाद है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लखनऊ से प्रकाशित होती थी पत्रिका तद्भव। ये देखिए बहुत अच्छी सारणी दी गई है, इसको आप देख लीजिए। अखिलेश के द्वारा पत्रिका निकाली जाती थी तद्भव। 1999 में लखनऊ इसका स्थल था। फिर हरिनारायण व्यास की पत्रिका थी कथा देश, जिसका वर्ष था 1997, दिल्ली से प्रकाशित की जाती थी। फिर आपके नाम आता अशोक वाजपेयी, जिनका पत्र था पूर्वाग्रह, 1974 और भोपाल इसका स्थल था। फिर महात्मा गांधी संपादक थे हिंदी नवजीवन के, 1921 में निकाली जाती थी। कहाँ से? अहमदाबाद से। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 9 की ओर। इनमें से किस कवि का समावेश अज्ञेय संपादित चौथा सप्तक में किया गया है? जगदीश गुप्त, सुमन राजे, नागार्जुन या फिर शंभुनाथ सिंह? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इसमें पूछा गया कि चौथा सप्तक में किसको शामिल किया है अज्ञेय जी ने। अर्थात अगर आसान शब्दों में देखें क्वेश्चन को कि चौथा सप्तक में कौन सा कवि शामिल है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सुमन राजे। तार सप्तक के देखिए अब कवि दिए गए हैं। ये बहुत अच्छी सारणी है, इसको भी आप चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपको मैं PDF आपके अपनी टेलीग्राम चैनल में हिंदी ओशन में दे दूँगी। उस टेलीग्राम के माध्यम से भी आप इसका PDF ले सकते हैं।
व्याख्या है तार सप्तक जो 1943 में सबसे पहले आई थी। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि पहला तार सप्तक दिया होगा, जो पहला तार सप्तक था उसको केवल तार सप्तक बोला जाता है, बाकी दूसरा तीसरा चौथा इसके आगे संख्या लगाई जाती है, दूसरा सप्तक है कि तीसरा है या चौथा है, लेकिन पहले वाले को हमेशा तार सप्तक बोला जाएगा। सबसे पहला तार सप्तक 1943 में आया था। इसके जो कवि हैं वो हैं प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा अज्ञे, गजानन माधव मुक्तिबोध और नेमिचंद जैन। दूसरे तार सप्तक में आते हैं जो कि 1951 में आया था। कवि शमशेर बहादुर सिंह, शकुंतला माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, हरिनारायण व्यास और नरेश मेहता। तीसरा सप्तक के कवि जो हैं, जो कि 1959 के कवि हैं, ये कुंवर नारायण, 1959 में आया था तीसरा तार सप्तक। केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और मदन वात्स्यायन। चौथे तार सप्तक में जो कि 1979 में आया था, इसके हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, सुमन राजे, राजेंद्र किशोर, श्री राम शर्मा तथा नंद किशोर। आगे बढ़ते हैं और आपको सभी को पता होगा कि इसमें सप्तक में 7 कवियों का समावेश है और इन चारों सप्तकों का संपादन किसने किया था? अज्ञे जी ने किया था। प्रश्न नंबर 10 आपका आता है, कॉमरेड का कोट किसकी रचना है? बहुत ही आसान है, अमरकांत, राजेश जोशी, संजय या फिर फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संजय। कॉमरेड का कोट। व्याख्या देखते हैं इसकी। भगदत्त का हाथी 1988 में आई थी, कॉमरेड का कोट 1993 में, गंगा 2001 में। समकालीन कहानीकार संजय के ये प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं, भगदत्त का हाथी, कॉमरेड का कोट और गंगा। जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, एक धनी व्यक्ति का बयान, ये 1997 में आई थी। सुख और दुख का साथ 2002, कुहासा इत्यादि ये सब अमरकांत जी की रचनाएं हैं। ठुमरी 1959, आदिम रात्रि की महक 1967, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984 और अच्छे आदमी 1986 आदि ये सारे फणीश्वर नाथ रेणु के कहानी संग्रह हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 11, श्यामा स्वप्न के लेखक कौन है? बहुत ही इजी प्रश्न है। किशोरीलाल गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, ब्रजनंदन सहाय या फिर गोपाल राम गहमरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ठाकुर जगमोहन सिंह, इसका राइट आंसर है। अब आपका नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 12, मेरी तेरी उसकी बात की के लेखक कौन है? इसका तो चलिए आंसर आपको दिख भी रहा है, कोई बात नहीं, यशपाल इसके हैं, उसके लेखक हैं। तो इसके उपन्यास देख लेते हैं। दादा कॉमरेड ये 1941 में आई थी, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कॉमरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, झूठा सच 2 भाग में प्रकाशित हुआ था 1958 में और 1960 में, 12 घंटे 1962, अप्सरा का श्राप 1965, क्यों फंसे 1968 और तेरी मेरी उसकी बात 1974। ये सारे यशपाल जी के उपन्यास हैं। फिर नाम आता है भगवती चरण वर्मा का, इनके भी उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है। पतन 1927, चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दांव 1950, अपने खिलौने 1957, भूले बिसरे चित्र 1959, वह फिर नहीं आई 1960, सामर्थ्य और सीमा 1962, थके पांव 1963, रेखा 1964, सच्ची सीधी बातें 1968, सावही नचावत राम गोसाई 1970 और सवही नजावत राम गोसाई 1970 और आपका लास्ट में है प्रश्न और मरीचिका 1973। आगे बढ़ते हैं। ये सारे किसके हैं? भगवती चरण वर्मा के। फिर नाम आता है अमृतलाल नागर का, बूंद और समुद्र 1956 में, सुहाग के नूपुर 1960, एकदा नैमिषारण्य 1972, मानस का हंस 1972, नाचो बहुत गोपाल 1978, खंजन नयन 1981 और अग्निगर्भा 1983, पीढ़ियाँ 1990। ये सारे अमृतलाल नागर जी के उपन्यास हैं। बहुत ही अच्छी सारणी है, मैं बार बार कह रही हूँ कि इसको पढ़िए, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आप चीज़ें याद करते चले जाएंगे। अलग अलग वैतरणी ये सब शिव प्रसाद सिंह के हैं। 1967 में आई थी। गले आगे मुड़ती है 1974, नीला चांद 1988, शैलूष 1989, मंजुषा 1990, कुहरे में युद्ध 1992, औरत 1993, दिल्ली दूर है 1993 और वैश्वानर 1996। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 13 की ओर, इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है पूछा गया है? नागफनी, जूठन, अपनी खबर या फिर मुर्दरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी खबर। ये दलित आत्मकथा नहीं है।
कब किसकी है ये अपनी खबर? ये आपके पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की रचना है अपनी खबर, जो आत्मकथा है केवल, ना कि दलित आत्मकथा। दलित आत्मकथा ये सब इस प्रकार है। नागफनी 2007 रूप नारायण सोनकर की है। जूठन 1997, ये तो पता ही है आपको, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। और मुदरिया 2010 में आई थी, डॉक्टर तुलसीराम की है। प्रश्न नंबर 14, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन? ये कथन किस रचना से लिया गया है? ध्रुव स्वामिनी से, प्रेम योगिनी से, कर्पूर मंजरी से, या फिर नील देवी से? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ध्रुव स्वामिनी। कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, यह कथन प्रसाद के नाटक ध्रुव स्वामिनी, जो कि 1933 में आया था, में पात्र ध्रुव स्वामिनी द्वारा कथित है। प्रश्न नंबर 15, व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, रुद्र काशिके, या फिर विश्वनाथ त्रिपाठी? तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसका विश्वनाथ त्रिपाठी आंसर सही होगा, लेकिन किसके बारे में है तो वो आपको पूछा जाएगा, तो आप नाम लगाना हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेकिन इसके लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। व्योमकेश दरवेश जो 2011 में आई थी, विश्वनाथ तिवारी द्वारा लिखित हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है, बहुत ही अच्छा है ये। इस कृति के लिए त्रिपाठी जी को 2013 का व्यास सम्मान भी दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है व्योमकेश दरवेश। पूछा जाएगा कि किसके ऊपर है लिखी गई है जीवनी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने लिखी है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी ने। और कब मिला था इनको व्यास सम्मान? 2013 में मिला था। और कब की रचना है? 2011 की। देखिए यहीं से आपके कितने सारे प्रश्न बन जा रहे हैं। तो आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको अभ्यास होगा, उतनी चीज़ें आपके लिए क्लियर होती चली जाएंगी। प्रश्न नंबर 16, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित है? तो विधा पूछी गई है इसमें आपकी उपन्यास है, रेखा चित्र, यात्रा वृतांत, या कहानी? बहुत ही आसान है, यात्रा वृतांत। और किसकी है? अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा नामक लेखक राहुल चक्रवर्ती का प्रसिद्ध यात्रा वृतांत घुमक्कड़ शास्त्र 1948 में संकलित है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। भाषा और समाज के लेखक कौन हैं? रामविलास शर्मा, देवेंद्र नाथ शर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, या फिर उदय नारायण तिवारी? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रामविलास शर्मा। मार्क्सवादी समीक्षक रामविलास शर्मा की प्रसिद्ध जो कृतियां हैं वो इस प्रकार हैं: प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, विचारधारा 1953, आस्था और सौंदर्य 1961, भाषा और समाज 1961, परंपरा का मूल्यांकन 1981। नेक्स्ट आपका 18वां प्रश्न है, अनुमतिवाद की अवधारणा किसकी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शंकुक की है, रुद्रट की है, भट्ट नायक की है, फिर विश्वनाथ की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आचार्य शंकुक। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भट्ट नायक की कौन सी है, और आपके दो और जो कवि बचे हुए हैं, भरत, आपके भट्ट नायक हो गए, शंकुक हो गए, और भरत, और दो कौन से हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा। उन दोनों को भी नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वो कौन है आचार्य, और उनकी जो रचना है, उनकी जो अवधारणा है वो कौन सी है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन है? कीट्स हैं, देरिदा हैं, फ्रायड हैं, या फिर बोअलो हैं? तो इसका राइट आंसर बोअलो हो जाएगा। जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक बोअलो हैं। जॉक देरिदा उत्तर आधुनिकतावाद विचारधारा का समर्थन करता है। फिर उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक कौन है? दांते हैं, ब्रेडले है, सास्यूर हैं, या फिर जॉनसन है? तो इसमें मुख्य विचारक पूछा गया है, तो सास्यूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर संरचनावाद भाषिक सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें भाषा का संबंध बाह्य जगत से नहीं होता, वह स्वायत्त है। भाषा के बाहर कोई यथार्थ नहीं है जिसे यथार्थ जगत कहा जाता है, वह वस्तुतः भाषा के द्वारा निर्मित है। इसके प्रमुख विचारक हैं सास्यूर, देरिदा, रोला बार्थ, मिशेल फूको और इत्यादि इसमें शामिल है उत्तर संरचनावाद में। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित लेखकों का जन्म के अनुसार सही अनुक्रम आपको बताना है। तो इसका जो सही अनुक्रम आपको बताना है वो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि आपके राजा लक्ष्मण सिंह पहले हो जाएंगे, उसके बाद बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, फिर प्रताप नारायण मिश्र, उसके बाद में बालमुकुंद गुप्त। इनका जन्म देख लीजिए, राजा लक्ष्मण सिंह का 1826 में, बालकृष्ण भट्ट का 1844, प्रताप नारायण मिश्र का 1856 और बालमुकुंद गुप्त का 1865 में। तो इन कृतियों का जो काल के आधार पर सही अनुक्रम अब जो है वो आपका राजा लक्ष्मण सिंह, उसके बाद बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और बालमुकुंद गुप्त। फिर आपका प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 22, इन कृतियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? रसिक प्रिया, श्रृंगार मंजरी, षड ऋतु वर्णन, या फिर रस रहस्य?
तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रसिक प्रिया, श्रृंगार मंजरी, षड ऋतु वर्णन और रस रहस्य। इसका देख लेते हैं समय। रसिक प्रिया आई थी 1591 में, केशवदास की रचना है। श्रृंगार मंजरी आई थी 1643 में, चिंतामणि की रचना है। ऋतुवर्णन 1650 में आई थी, ग्वाल कवि की है। और रस रहस्य 1670 में आई थी, कुलपति मिश्र जी की है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो जो आपके उपन्यास हैं, सन्यासी, अजय की डायरी, अपने अपने अजनबी और कल्याणी, इनका सही अनुक्रम आपको बताना है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आई थी कल्याणी, फिर सन्यासी, अजय की डायरी और अपने अपने अजनबी। तो इसका क्रम देख लीजिए। कल्याणी जो है 1939 में आई थी, जैनेन्द्र की रचना है। सन्यासी रचना 1940 में आई थी, हीलाचंद जोशी की है। अजय की डायरी 1960 में आई थी, डॉक्टर देवराज की है। और अपने अपने अजनबी 1961 की है, जो कि आगे इसके रचनाकार हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम आपको बताना है। कोर्ट मार्शल, कबीरा खड़ा बाजार में, कथा एक कंस की और द्रौपदी। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द्रौपदी, कथा एक कंस की, कबीरा खरा बाजार में और कोर्ट मार्शल। इसका वर्ष देख लेते हैं। द्रौपदी रचना सुरेंद्र वर्मा की है, 1972 में आई थी। कथा एक कंस की दया प्रकाश सिन्हा की है, 1976 में। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी की रचना है, 1981 में आई थी। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक की है, जो कि 1991 में आई थी। फिर प्रश्न नंबर 25। प्रकाशन के अनुसार इन पत्रिकाओं का सही अनुक्रम आपको बताना है। हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, चांद और हंस। बताइए इसका सही अनुक्रम। इसका सही अनुक्रम आपका पहला ही ऑप्शन है, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, चांद और हंस। इसका देख लेते हैं समय। हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका है, 1877 में आई थी, इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी और इसके जो संपादक हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट। फिर ब्राह्मण पत्रिका आई थी, ये जो मासिक पत्रिका है 1883 में आई थी, कानपुर किसका स्थान है और प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा इसके संपादक थे। फिर जो आपका आता है नाम चांद पत्रिका का, जो कि 1920 में आई थी, प्रयाग से प्रकाशित होती थी, महादेवी वर्मा इसकी संपादक हैं। और जो हंस पत्रिका ये भी मासिक थी, ये 1930 में आई थी, बनारस के बाद ये दिल्ली से प्रकाशित होने लगी और इसके जो संपादक थे वो थे प्रेमचंद। अब आगे भी आपके 25 प्रश्न और बचे हैं, वो आपका नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। बने रहिए हिंदी ओशन के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए और इसी तरीके से मेहनत करते चलिए। रही बात PDF की, तो मैं ये आपको PDF टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। उस टेलीग्राम चैनल का नाम है हिंदी ओशन। आप टेलीग्राम में जाएंगे और उधर सर्च बार में जाकर सर्च करेंगे हिंदी ओशन, तो आपको स्वतः ही ये चैनल मिल जाएगा। नहीं तो मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दे रही हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।